नमस्कार, मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़ा पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज है 11 जून, दिन है शुक्रवार और साल है सन 2021। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल काफ़ी दिनों से चल रहा है और आप लोगों का बराबर सहयोग मिल रहा है। आप लोगों से और भी उम्मीद है कि आगे भी आप हमको इसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे, तो हम अपना आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हमारी राजनीतिक चर्चा जो है उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के ऊपर होने वाली हलचल के ऊपर है। तो पिछले 15 दिन सत्ता के गलियारों में धुआं ही धुआं भरा हुआ था। चारों तरफ उथल पुथल मची थी और कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ क्या होने वाला है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ऐसा होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। 24 मई को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सन 2022 में होने वाले चुनाव के लिए एक बैठक बुलाई। उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी अनुपस्थित रहे। कयास और गर्व हो गए, क्या बात हो गई, मोदी जी क्यों नाराज हो गए योगी जी से, या योगी जी नाराज हो गए मोदी जी से। उसके बाद एक मिस्टर सुनील बंसल हैं, जिनकी हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है योगी जी के साथ। उन्होंने दिल्ली में बैठ करके एक वर्चुअल बैठक की और उन्होंने सारे एमएलए, उत्तर प्रदेश के एमएलए, एमपी सभी से कुछ बातचीत की। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह जी जो हैं, उन्होंने भी जितने भी उत्तर प्रदेश के मुख्य एमएलए वगैरह थे उनके साथ बुला करके आगामी चुनाव के ऊपर एक चर्चा की। लेकिन इन सब में योगी जी अनुपस्थित ही दिखाई दिए। उसके बाद राजनाथ सिंह, जिनका कि वैसे तो रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मामलों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिछली बार का अनुभव है कि जब कल्याण सिंह की सरकार थी उस समय राजनाथ सिंह को कुछ दिनों के लिए गद्दी दी गई थी। तो राजनाथ सिंह के भी राज्यपाल से मिले आकर के और चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया। एक आईएएस ऑफिसर हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने पिछले दिनों सेवा निवृत्ति ले ली है और उनकी बहुत जोर शोर से चर्चा है कि वो श्री मोदी जी के बहुत ही खास हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करा दी गई और उनको उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसका सदस्य बना करके भी भेज दिया गया। लोगों को ये लगने लगा कि शायद अरविंद सिंह को उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं, या तो कैबिनेट मंत्री तो अवश्य बना जाएगा। लेकिन योगी जी ने शायद अंदरूनी हलकों में यह बात पहुंचा दी कि वो श्री अरविंद सिंह जी को राज्य मंत्री के ऊपर कुछ भी नहीं दे सकते हैं। उस समय कोरोना यूपी में बहुत जोरों पर था और मुख्यमंत्री के अलावा सारे जितने भी मंत्री थे, एमएलए थे, सभी अपने घरों में बंद थे। कोई भी कहीं का कोई दौरा नहीं कर रहा था, कहीं भी कोई किसी की स्थिति का कोई जायज़ा नहीं ले रहा था। अकेले मुख्यमंत्री ही सारे जिलों में और मंडलों में दौड़ करके सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे और कोरोना के संक्रमण को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में संघ के सह कार्यपालक हैं मिस्टर दत्तात्रेय खोसले, वे भी उत्तर प्रदेश आए और 2 दिन रुके और उन्होंने राजनीतिज्ञों से यहाँ पर भी बात की। उसके बाद वो राज्यपाल से भी मिले और उसके बाद उन्होंने एक लिफाफा ले जा करके प्रधानमंत्री को सौंपा। उसके अंदर क्या था ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री जानते हैं या वो जिन्होंने भेजा है वो जानते हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जरूर थी कि कोविड की जो दूसरी लहर आई है और पहली लहर में कुल मिलाकर के 8 एमएलए और एमपीज़ की जो डेथ हुई है उसकी वजह से मोदी जी योगी जी से कुछ नाराज हैं। यूपी में उन्होंने भी राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि यूपी में कोरोना के सेकेंड वेव में 8 एमएलए और एमपीओ की डेथ हुई है, जिससे भी वो योगी जी से नाराज हैं।
यूपी के घमासान में से यह तो स्पष्ट हो ही गया था कि यूपी की सरकार योगी जी के सहारे ही चल रही है, और अधिकांशतः लोगों का यही कहना है कि जो योगी जी हैं वो अपनी मन मर्जी से सरकार चलाते हैं, किसी दूसरे की मर्जी से सरकार नहीं चलाते हैं। उनके ऊपर कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि वो ब्राह्मणों और ठाकुरों का फेवर करते हैं। इसके सहारे उन्होंने दलित वोटों को बटोरने की कोशिश की। जो यहाँ के ब्राह्मण और सवर्ण यानी कि जो ठाकुरों के थे वोट, उनके ऊपर नज़र लगी हुई है अब की बार सपा बसपा की, और बीजेपी की चिंता है कि ये जो ब्राह्मण और ठाकुरों वाला है वर्ग, कहीं ये हमारे पास से खिसक गया तो हमारे लिए ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन योगी मुख्यमंत्री जी जो हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम योगी जी ने किया है। हर आदमी जो है योगी जी की प्रशंसा कर रहा है, और उनकी वो जिस तरह से एक छोर से दूसरे छोर तक भाग रहे हैं उसकी सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब की बार यूपी के ब्राह्मणों पर सपा और बसपा इन दोनों की भी नज़र है। बीजेपी के सामने संकट है कि कहीं ये हमारे पास से न सरक जाए। कुछ खास लोगों ने तो योगी जी के ऊपर ठाकुरों और ब्राह्मणों का फेवर करने का भी आरोप लगा दिया। वो भी दलित वोटों को बटोरने के लिए लगाया कि साहब ये ब्राह्मणों और ठाकुरों का वोट तो हमारा है ही है, दलितों का भी वोट हमारे पास आ जाएगा, जैसा कि उनको लग रहा है कि शायद अब की बार उनकी तरफ से खुल जाए। अंततोगत्वा हुआ कुछ भी नहीं। अंत में योगी जी और मोदी जी मिले, उनने मुलाकात हुई, खुशनुमा चेहरे के साथ वो मिले, और उनकी तस्वीरें देश के अखबार के पन्नों में पहले पन्नों पर छपी, और योगी जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का कोई विकल्प नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को भरोसा है कि ओबीसी वोटों के लिए उनके ऊपर कुछ किया जा सकता है, वो प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन पूर्वांचल में योगी जी के अलावा योगी जी का कोई भी विकल्प नहीं है। दूसरी राजनीतिक पार्टियां शांत हैं, मायावती शांत हैं, मुलायम शांत हैं। मायावती तो खाली एक प्रेस रिलीज़ कर देती हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खाली इतना ही एक्टिव है कि उनके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कभी कभार ट्विटर पे कोई अपना संदेश निकाल देते हैं। इससे आगे उनकी राजनीति कोई नहीं है। और यहाँ ये भी कहने की बात योग है कि जब इतनी बड़ी लहर चल रही थी तो जनता का कोई भी प्रतिनिधि जनता के बीच में निकल कर नहीं आया, और ना ही उसने उनकी कोई सुध ली कि किसको बिस्तर मिल रहा है, किसको अस्पताल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसको ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सारा काम जो था प्रशासन के पास था या योगी जी कर रहे थे। अब खाली बहरहाल हुआ कुछ भी नहीं, धुआं जो था धीरे धीरे छट गया। उसी प्रकार से हो सकता है ये जो धुआं था इसमें आग हो ही नहीं, क्योंकि आग तो बाद में दिखाई ही नहीं दी, ये किसी फिल्मी धुएं की तरह भी हो सकता है। ये बात तो योगी जी और मोदी जी को ही अब पता है कि वास्तव में ये धुआं क्या उन्होंने फिल्मी किया था। तो चलिए, फिल्मों की जब बात चली है तो हम लोग एक फिल्म का गीत सुनते हैं। आज शुक्रवार है। पिछले हफ्ते में मशहूर अभिनेता सुनील दत्त साहब का, और जो कि एक कांग्रेस के नेता भी थे, उनका जन्मदिन था। तो उनकी एक मशहूर फिल्म है गुमराह, उसी का गाना हम लोग सुनते हैं, और गाना सुनने के बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। हमको बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने सुझाव दीजिएगा। कोविड के नियमों का सभी का पालन कीजिएगा। स्कार्फ मुंह पे लगाने का मतलब है, नकाब हो, स्कार्फ हो या मास्क हो, तीनों एक ही चीज़ें हैं। ज़रूर लगाइएगा, और दिन में कम से कम 4, 5, 6 बार अपने हाथों को साबुन से अवश्य धोइएगा। तो ठीक है, अब हम विदा लेते हैं और आपको गाना सुनते हैं। लीजिए सुनिए गाना। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर
से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक